और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो कहने के तो सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद इतनी कमजोर है कि बीते 75 वर्षों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब जनता से चुनकर आई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाई हो। और अब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो पाकिस्तान की बर्बादी का अलार्म बजा रहे हैं। पाकिस्तान की सत्ता की लड़ाई कोर्ट के गलियारों से सड़क तक पहुंच गई है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कश्मीर पर जहरीले बयान, छाती पीट रहा पाकिस्तान। धारा 370 पर नापाक प्रोपेगेंडा, जिन्ना लैंड का आतंकी एजेंडा। महंगाई छू रही आसमान, बर्बाद होगा पाकिस्तान। तो देखिए तोशाखाना केस में इमरान खान को सजा और फिर गिरफ्तारी ने बड़े टकराव का बिगुल फूंक दिया है। पुलिस ने इमरान खान के अलावा उनके स्टाफ में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर लाहौर से लेकर पेशावर तक आर पार के हालात बन गए हैं। तो वहीं इमरान खान को हटाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए शहबाज शरीफ के हाथ से कुर्सी जाने की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। अब सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त को शहबाज शरीफ राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली भंग करने का प्रस्ताव देंगे। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी आखिर कौन संभालेगा? एक बार फिर पाकिस्तान में 9 मई जैसे हालात बनने वाले हैं। एक बार फिर सड़क पर इमरान खान के समर्थकों का सैलाब है। सड़क से लेकर गलियों तक नारेबाजी का शोर है और हालात टकराव के हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान को 3 सालों की सजा हुई है, जिसे लेकर पाकिस्तान में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। जमान पार्क से लेकर पेशावर तक धरना प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। लाहौर का जमान पार्क इमरान खान के समर्थकों से अटा पड़ा है और सवाल सीधे कोर्ट के फैसले पर है। घटिया हुकूमत के कहने पे उसने ये घटिया फैसला किया है। लानत है जज पे। इमरान खान के समर्थकों को किसी पर यकीन नहीं, न कानून पर, न कानून के रखवालों पर, न अदालत पर, और सरकार पर भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं। हमें सुने बगैर, हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी कि आपने एक दिन के अंदर अंदर ही जो फैसला सुनाना है, बल्कि ये कहा गया कि इनको सुना जाए, लेकिन उन्होंने फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला ये कहा है कि आपने जो है वो ये जुर्म किया है, तो लिहाजा बड़ा ही आज अफसोस का दिन है। तोशाखाना केस में अदालत के फैसले और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान में बवाल की नई पटकथा लिख दी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके पूरे स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी अंदर है। इनमें अली खान, अली नियाजी, नुमान अफजल और ओवैस नियाजी का नाम शामिल है। वहीं चुनाव आयोग
इमरान खान को 3 साल की सजा होते ही उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया पद से हटा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में सजा याफ्ता व्यक्ति किसी पार्टी का चेयरमैन नहीं हो सकता है। 3 साल की सजा होने पर इमरान खान 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे लेकर इमरान खान के समर्थक गुस्से में हैं। यानी एक बार फिर पाकिस्तान को हिंसा की आग में झोंकने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। इस बीच इमरान खान के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। इमरान खान के समर्थक सड़क पर हैं तो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता लोगों को लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने को कह रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो पीटीआई ने सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। हमने सबने मिलकर उनकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। पाकिस्तान में टकराव के हालात ऐसे वक्त में बने हैं जब नेशनल असेंबली का कार्यकाल खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नेशनल असेंबली को भंग करने की योजना तैयार कर चुकी है। हम अपने असेंबली अगले महीने हमारी जो बनती है डेट ऑफ कंप्लीशन वो है 12 अगस्त की रात 12 बजे। ठीक, हम इंशाअल्लाह उससे पहले हम करेंगे। नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए जो योजना बनाई गई उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ के पास 72 घंटे के करीब वक्त बचा है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि 9 अगस्त को शहबाज शरीफ राष्ट्रपति के पास नेशनल असेंबली को भंग करने का प्रस्ताव भेज देंगे। शहबाज शरीफ और उनकी सरकार में शामिल दूसरे सहयोगियों की नेशनल असेंबली को भंग करने वाली रणनीति के पीछे वजह काफी बड़ी है। दरअसल अगर नेशनल असेंबली भंग होती है तो चुनाव 90 दिन में होंगे, वहीं अगर असेंबली अपना कार्यकाल पूरा करती है तो चुनाव 60 दिन में होंगे। मतलब चुनाव की तैयारियों के लिए शहबाज शरीफ ज्यादा वक्त चाहते हैं, जिससे महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर नाराज जनता को अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन इस बीच तोशा खान केस में इमरान खान को सजा और गिरफ्तारी की टाइमिंग ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हालात बने हैं, क्या ऐसे में पाकिस्तान में चुनाव मुमकिन है? क्या इमरान खान का सियासी करियर खत्म करने और उनकी पार्टी को कमजोर करने के लिए सजा के फौरन बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई? और स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, कश्मीर की तरक्की से पाकिस्तान को जलन हो रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहा है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के तार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि जो एहसान मेवाती नाम के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए लोगों को उकसाया गया। अब इस सोशल मीडिया अकाउंट पर अलवर की लोकेशन दर्ज की गई है, लेकिन असल में एहसान मेवाती के नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट पर भड़काऊ वीडियो डालने वाला जीशान मुश्ताक पाकिस्तान में बैठा हुआ है। नूह में हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। धर्म की हांडी पर अभी भी हिंसा की आंच सामाजिक ताने बाने को झुलसा रही है। पुलिस लगातार हिंसा के आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है, लेकिन नूह में हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है उसने नूह में भड़की हिंसा के तार सरहद पार पाकिस्तान से जोड़ दिया है। लंबे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी,
ये वो चेहरा है जिसने सोशल मीडिया के जरिए नूह में हिंसा की आग भड़काने में अहम भूमिका निभाई। हरियाणा पुलिस की पड़ताल में पाकिस्तानी यूट्यूबर जिशान मुश्ताक के बारे में पता चला है। पड़ताल में सामने आया है कि जिशान मुश्ताक ने एहसान मेवाती पाकिस्तानी के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट भी बना रखा था। सोशल मीडिया अकाउंट पर जिशान मुश्ताक अपनी लोकेशन राजस्थान के अलवर की बता रहा था। हरियाणा पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। जिशान मुश्ताक लाहौर से वीडियो पोस्ट कर रहा था। वो वीडियो अपलोड करने के लिए पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था। इसी नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंटरनेट सेवा देती है। बताया जा रहा है कि जिशान मुश्ताक ने ही मोनू मानेसर को मारने और हिंसा भड़काने के लिए भीड़ को उकसाया था। 31 जुलाई को वो लगातार आगजनी और तोड़ फोड़ के वीडियो जारी कर रहा था। पुलिस को शक है कि नूह में जिशान मुश्ताक का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। दरअसल जिशान मुश्ताक की तरफ से सोशल मीडिया पर हिंसा का वीडियो अपलोड होने के 48 घंटे के भीतर ही 1,45,000 लाइक भी मिले। जिशान के YouTube चैनल पर 80,000 फॉलोअर्स थे। हालांकि अब उसके YouTube चैनल को बंद कर दिया गया है। नूह हिंसा केस में जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ रही है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब तक 102 FIR दर्ज की जा चुकी है। 200 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं भड़काऊ पोस्ट के मामले में 2300 से ज्यादा वीडियो की जांच चल रही है। ऐसे में सामने आया हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, जो लोग सिर्फ इतिहास और वर्तमान को ही देखते हैं वो निश्चित तौर पर भविष्य को खो देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने 1963 में ये बात कही थी और 2023 में ये कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों की बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ना एटम बम का जिक्र है और ना ही किसी युद्ध की आशंका है, लेकिन इसमें ऐसी तबाही का जिक्र है जिसने दुनिया के तमाम मुल्कों के माथे पर शिकन ला दी है। लिहाजा गौर से देखिए और समझिए कि धरती अगर 3 डिग्री और गर्म हो जाती है तो क्या कुछ होगा। कैसे 5000 साल पुरानी धरती के वजूद पर महाविनाश का खतरा दस्तक दे चुका है। जानना चाहते हैं तो ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सिर्फ 17 साल का वक्त बचा है धरती का वजूद बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, आने वाली नस्लों को कुदरत की नेमतों की हिफाजत सिखाने के लिए। वरना हिमालय की चोटियों पर बर्फ नहीं रहेगी, समंदर सितमगर हो जाएगा, ये जंगल, ये पेड़ खत्म हो जाएंगे और इंसान दर-बदर हो जाएगा। क्या दुनिया तबाही के मुहाने पर पहुंच चुकी है? क्या धरती का वजूद भयंकर संकट में है? क्या हिमालय से बर्फ गायब होने वाली है? क्या समंदर शहरों को निगलने वाला है? लगातार मौसम बदल रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। क्या ये महाविनाश की आहट है? सिर्फ 3 डिग्री धरती का तापमान अगर 3 डिग्री बढ़ता है तो क्या होगा? ऐसी ही तबाही आएगी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। हाहाकारी बाढ़ में आशियाने जमींदोज हो जाएंगे, खेत खलिहान, मकान, दुकान, सामान सब खाक हो जाएंगे। आग लगेगी तो बस्तियां जलेंगी, सूखा और अकाल नासूर बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया पर मंडराते विनाश लीला के खतरे का ट्रेलर वैज्ञानिक दिखा रहे हैं।
जिसकी तस्दीक 3 महाद्वीपों की 3 तस्वीरें कर रही हैं। अमेरिका और यूरोप सदी की सबसे भीषण गर्मी से कराह रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सूरज की तपिश ने इतिहास बना दिया है, जबकि चीन से लेकर हिंदुस्तान और एशियाई देशों तक में बाढ़ कहर ढा रही है। चीन में तो बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफ्रीका के कई देश सूखे से त्रस्त हैं। कई देशों में अकाल जैसे हालात बन चुके हैं। सवाल ये है कि मौसम के अजीबोगरीब पैटर्न की वजह क्या है? कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के हालात क्यों हैं? क्या ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का असर है? इसे लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इंसानी कारगुजारियां कैसे धरती के वजूद को मिटाने पर आमादा हैं, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने बेहद डरावनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक धरती ही नहीं समंदर भी उबलने लगा है। यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट चेंज सर्विस कोपर्निकस के मुताबिक समुद्र का तापमान रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। समुद्र का डेली एवरेज टेम्परेचर 20.96 डिग्री हो चुका है। इससे पहले साल 2016 में ये 20.95 डिग्री था। धरती पर इंसानी वजूद की तारीख में ये पहली बार हुआ है जब समंदर इतना गर्म हुआ है। इसी का असर है कि धरती के एक छोर पर भयंकर गर्मी के हालात हैं तो दूसरे कोने में बाढ़ से बर्बादी का मंजर है। यूएन चीफ की माने तो ग्लोबल वार्मिंग अब बीते जमाने की बात हो गई है। अब धरती उबलने लगी है। The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. यूएन चीफ ने जो कहा वो काफी हद तक सच है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं मानो धरती खुद कह रही हो कि कोई तो उसे बचा लो, क्योंकि बात इतनी सी ही नहीं है। कुदरत के कोहराम से धरती का वजूद हिला देने वाली खौफनाक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक धरती पर खौफनाक तबाही की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो सकते हैं। यानी 7 साल बाद गर्मियों में आर्कटिक इलाके में बर्फ नजर नहीं आएगी। सुनसान बियावान इलाका और मीलों तक फैली बर्फ की मोटी चादर। दुनिया की छत कहा जाने वाला यही आर्कटिक महासागर है। इन तस्वीरों को देख लीजिए, कुदरत की नेमतों को निहार लीजिए। आने वाली नस्लों को शायद ये मौका नसीब न हो, क्योंकि आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और रिपोर्ट ने बता दिया है कि आर्कटिक महासागर पर बनी बर्फ की परत 2030 के दशक में पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सवाल ये है कि ऐसा ही हुआ तो क्या होगा? ऐसी ही तबाही आएगी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। हाहाकारी बाढ़ में आशियाने जमींदोज हो जाएंगे। खेत, खलिहान, मकान, दुकान, सामान खाक हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों के दौरान दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसा ही मंजर आम है। लेकिन आर्कटिक की बर्फ पिघली तो क्या होगा, इसे जानिए। दुनिया के 90 करोड़ लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। यानी धरती पर रह रहे हर 10 में से एक शख्स बड़ी मुश्किल में है। इनमें भारत, बांग्लादेश, चीन और नीदरलैंड्स जैसे देश के लोग शामिल हैं। हाल ही में नासा ने एक रिपोर्ट में बताया है कि समुद्र का स्तर सिर्फ 30 सालों में 9 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ गया है और अगर इसी रफ्तार से यह बढ़ता रहा तो दुनिया के कई शहर जल समाधि ले लेंगे। इन शहरों में मुंबई, शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मापुटो, लागोस, कायरो, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स तक शामिल हैं।
सैटेलाइट डेटा के हिसाब से चलें तो 2010 से 2020 के दौरान 89% बर्फ गर्म मौसम की वजह से पिघली। सिर्फ 11% बर्फ नेचुरल प्रोसेस के चलते पिघली है। यानी समुद्र या झीलों के गर्म पानी में मिलने से ज्यादा असर ग्लोबल वार्मिंग का रहा, लेकिन बर्फ का पिघलना बदस्तूर जारी है। दुनिया हर साल 22 जुलाई को अर्थ डे मनाती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि चंद लालची देशों की वजह से कैसे 5 अरब साल पुरानी पृथ्वी को खतरा बन गया है। और इसमें सबसे पहला नाम चीन का है, जिसकी अति का अंत नहीं हो रहा। चीन जिसने पूरे विश्व को कोरोना वायरस जैसी महामारी दी और अब 15,000 वायरस फैलाने में गुनहगार बन सकता है चीन। कैसे, ये आप जानना चाहते हैं तो अब तिब्बत के पठारों में आपको लिए चलते हैं। दूर तक फैली बर्फ में लिपटी नुकीली चोटियां, धरती की छत कहा जाने वाला ये तिब्बत के पठार हैं, जहां से बीजिंग के लालच की कहानी शुरू होती है। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं, मान चुके हैं कि धरती पर अगली महामारी इन्हीं ग्लेशियरों से आएगी। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। करीब 7 साल पहले अमेरिका की स्टेट ओहायो यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम तिब्बत के ग्लेशियर पिघलने की वजह जानने पहुंची थी। इसी दौरान वैज्ञानिकों को दुनिया पर आने वाले खतरे का पता चला। ग्लेशियर की बर्फ हटाई गई तो रिसर्च टीम के होश फाख्ता हो गए। ग्लेशियर में 15,000 साल पुरानी बर्फ के नीचे 33 नए वायरस मिले। इनमें से 28 ऐसे नए वायरस हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों के पास भी जानकारी नहीं है। इनमें से कई वायरस के जेनेटिक कोड से पता चला कि तिब्बत में मिले वायरस बुरे से बुरे हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। सवाल यह है कि जब एक कोरोना दुनिया में कोहराम मचा सकता है, 70 लाख लोगों की जान ले सकता है, तो 15,000 वायरस कैसी तबाही ला सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे का आज तीसरा दिन है। सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू होगा। आज भी शाम 5 बजे तक एएसआई का सर्वे चलेगा। 2 भागों में एएसआई का सर्वे होगा। आपको बता दें, एएसआई ने शनिवार को दूसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे किया, जो शाम 5 बजे तक चला। हिंदू पक्ष के वकील की माने तो एएसआई की टीम ने शनिवार को मस्जिद परिसर के केंद्रीय गुंबद के हॉल का सर्वे किया है और उस जगह की फोटोग्राफी की और मैपिंग की है। साथ ही सर्वे टीम ने व्यास परिवार के कब्जे वाले तहखाने का सर्वे भी किया है। तहखाने के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि तहखाने में 4 फीट की मूर्ति मिली है। मूर्ति पर कुछ कलाकृतियां हैं। मूर्ति के अलावा 2 फीट का त्रिशूल और 5 कलश भी मिलने का दावा किया गया है। साथ ही तहखाने की दीवारों पर कमल के निशान मिलने का हिंदू पक्ष ने दावा किया है। अब हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दूसरे दिन ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार पर आधी पशु और आधी देवता की मूर्ति दिखी है। तहखाने में भी टूटी फूटी मूर्तियां और खंबे दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष के 5 लोग भी शामिल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आज सर्वे का तीसरा दिन है। कल जो सर्वे हुआ उसके बारे में हमने आपको बताया कि क्या क्या कुछ टीम को मिला है। तो ये शाम 5 बजे तक सर्वे चला और आज भी 8 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक ये सर्वे चलेगा। और आपको बता दें कि एएसआई की टीम ने शनिवार को मस्जिद परिसर के केंद्रीय गुंबद के हॉल का सर्वे किया। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के गिरिडीह से जहां पर बस हादसा हुआ है उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 3 से 4 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हादसा शनिवार रात करीब 9 बजे हुआ, जब रांची से गिरिडीह जा रही बस बेकाबू होकर बराकर नदी में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं और राहत बचाव का काम शुरू हो गया है। स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार भी मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। हादसे की खबर मिलकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी हादसे की वाली जगह पहुंच गई है। आप सुन सकते हैं
लोगों की आवाजें, क्योंकि वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके और हालात का जायजा लिया जा रहा है। बस में फंसे सभी घायलों को निकालकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड के गिरिडीह से, ये बड़ी खबर। अभी 3 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नवजीवन में 8 बता रहे हैं, हालांकि कोई 6 भी बता रहे हैं, और 11 तो सदर अस्पताल में और 3 सदर अस्पताल में ही मतलब डेथ केस बता रहे हैं। और एक केस है गोवर्धन में। सर गोवर्धन में घायल का कैजुअलिटी 3। हाँ। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं किस तरह झारखंड के बड़ी हादसा है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी राहत कार्य में लोग लगे हुए हैं और बस जो रांची से गिरिडीह आ रही थी, ऊपर से रेलिंग तोड़ के वो बस नदी में गिरी है। और अभी हमें लगता है कि अभी हम जैसे घटना हुई जानकारी मिली तो 5-7 लोगों को ले जाते देखे, निकाल के लोग एम्बुलेंस से करके ले जा रहे हैं। और बाकी गांव के भी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे लगे हुए राहत कार्य के लिए। हमें लगता है कि बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें है। और चलिए आगे बढ़ते। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है और कल गृह मंत्री अमित शाह पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मुलाकात भी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान अमित शाह ने लोकसभा की 48 सीटों को लेकर मंथन भी किया है। और आज गृह मंत्री अमित शाह पुणे में होने वाले सहकारिता परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है और कल गृह मंत्री अमित शाह पुणे पहुंचे और दोनों डेप्यूटी सीएम से वो मिले। 48 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन भी किया। और आपको बता दें कि अमित शाह ने लोकसभा की 48 सीटों को लेकर मंथन तो किया ही, और आज गृह मंत्री अमित शाह पुणे में होने वाले सहकारिता परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे से वो मिले हैं, अजीत पवार से वो मिले हैं, देवेंद्र फडणवीस से वो मिले हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको हमने बताया है कैसे गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा के, जहां पर नूह में इंटरनेट पर रोक बढ़ी है और नूह में 8 अगस्त तक इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें कि पहले 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 8 अगस्त तक कर दिया गया है। बड़ी खबर हरियाणा के नूह से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंटरनेट पर रोक बढ़ी है। नूह में हिंसा होने के कारण लगातार कोशिश की जा रही है कि अब सिचुएशन कंट्रोल में रहे। पुलिस बल वहां पर तैनात है और रोक जो है वो बढ़ गई है इंटरनेट सेवा, इंटरनेट पाबंदी पर। 8 अगस्त तक ये इंटरनेट पर पाबंदी लग चुकी है। पत्रकारिता कोई